ठीक है, आज हम कवर करने वाले हैं कंप्यूटर का मेमोरी वाला टॉपिक। तो देखो यार, मेमोरी जो है वो कंप्यूटर के लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मतलब एक इम्पोर्टेंट वाली आइटम है, क्योंकि जो भी कंप्यूटर ने डाटा प्रोसेस किया होगा और उसकी आउटपुट जनरेट की होगी, अगर हम चाह रहे हैं कि वो आउटपुट को हम बाद में दे सकें, मतलब उसको हम यूज करना चाह रहे हैं बाद के लिए भी, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस आउटपुट को कहीं ना कहीं पे स्टोर करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टोरिंग के पर्पज के लिए हमारे पास मेमोरी का कॉन्सेप्ट निकल के आता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो कंप्यूटर सिस्टम में जो मेमोरी होती है, ठीक है, वो क्या होती है, एक इंटरनल स्टोरेज का काम करती है। ठीक है, द टर्म मेमोरी इज यूज फॉर फिजिकल मेमोरी विच रेफर टू एक्चुअल चिप केपेबल ऑफ होल्डिंग डाटा। ठीक है जी, मतलब मेमोरी क्या करती है, हमारे स्टोरेज डिवाइस क्या करती है, वो हमारे डाटा को होल्ड करती हैं अपने अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो आपके काम की मेन चीज है वो ये चीज है, ये वाली। ठीक है, कि जो मेमोरी होती है वो यूजुअली टू टाइप्स की होती है। ठीक है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, कुछ इस तरह से अगर तुम लोग इसके डायग्राम देखोगे तो वो तुम्हें इस तरह से लगेगी। ठीक है, हमारे पास दो तरह की मेमोरीज होती हैं। ठीक है, एक प्राइमरी मेमोरी होती है, एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। ठीक है, कैश मेमोरी हमने कल कवर कर ली थी। ठीक है, तो ये देखो, एक होती है हमारे पास प्राइमरी मेमोरी और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, इनके देखो अलग अलग नाम भी हैं। जो प्राइमरी मेमोरी है उसी मेमोरी को हम टेम्परेरी मेमोरी बोलते हैं, वोलेटाइल मेमोरी भी हम प्राइमरी मेमोरी को ही बोलते हैं। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी को हम एक परमानेंट मेमोरी बोलते हैं, सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं और एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। ठीक है, अब एक बात याद रखना तुम लोग कि प्राइमरी मेमोरी में, ठीक है, कि प्राइमरी मेमोरी में जो भी डाटा होता है तुम्हारे पास, ठीक है, जो भी डाटा तुम्हारे पास प्राइमरी मेमोरी के अंदर होगा, ठीक है, जो भी डाटा, ठीक है, जो भी डाटा आप लोगों के पास जो वो प्राइमरी मेमोरी के अंदर होगा, वो क्या होगा, जब तक कंप्यूटर को पावर सप्लाई मिल रही है, ठीक है, जब तक आपके कंप्यूटर को पावर सप्लाई मिल रही है, जब तक आपका डाटा जो वो इसके अंदर मेमोरी के अंदर सेव्ड रहेगा। जैसे आपका पावर लॉस हो गया, जैसे आपने सिस्टम को पावर देना बंद कर दिया, मतलब बिजली देना बंद कर दिया, तो प्राइमरी मेमोरी में जो भी डाटा होगा आपका, जो भी जो भी डाटा होगा आपका प्राइमरी मेमोरी के अंदर, वो सारा क्या हो जाएगा, इरेज्ड हो जाएगा। क्लियर हो गया? प्राइमरी मेमोरी की होती है, इसलिए हम इसको टेम्परेरी मेमोरी बोलते हैं, मतलब जब तक इस मेमोरी को पावर सप्लाई मिल रही है तब तक इसके बीच का डाटा जो वो सेव्ड है, और जैसे ही इसकी मेमोरी जो मतलब उसको करंट मिलना बंद हो गया तो उसके बीच का डाटा जो होगा वो सारे इरेज हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी की। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी देखो अपने नाम से क्लियर करवा रही है कि वो कैसी मेमोरी है, वो एक परमानेंट मेमोरी है, मतलब ये एक ऐसी मेमोरी है कि अगर इसको पावर सप्लाई मिल रही है तब भी ठीक है, ठीक है, और अगर इसमें पावर सप्लाई नहीं मिल रही है, मतलब जैसे मान के चलो कि आपने जो कोई फाइल है आपने सेव कर दी है अपनी फोल्डर पे जाके या किसी भी ड्राइव में जाके, ठीक है, तो देखो वो फाइल जो आपकी सेव रहेगी, चाहे आपके सिस्टम बंद हो जाए, लाइट आ जाए, मतलब लाइट चली जाए, तब भी जो आपने फाइल सेव कर रखी होगी वो आपके फोल्डर में रहेगी। ठीक है, तो सेकेंडरी मेमोरीज ऐसी मेमोरीज होती हैं जो पावर मिल रही है तब भी उनके बीच में डाटा रहेगा, अगर उनकी पावर जो वो पावर मिलना उनको बंद हो जाएगा तब भी उनके बीच में डाटा रहेगा, मतलब वो डाटा उस मेमोरी के अंदर तब तक रहेगा जब तक हम उसको खुद डिलीट ना करें। ठीक है, क्लियर हो गया? तो मेन डिफरेंस इन दोनों के बीच में ये है कि प्राइमरी मेमोरी कैसी मेमोरी होती है, वो टेम्परेरी मेमोरी होती है, तो सेकेंडरी मेमोरी कैसी होती है, वो होती है परमानेंट मेमोरी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे आ रहा है वोलेटाइल। ठीक है, अब देखो वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, चेंजेबल। ठीक है, वोलेटाइल का मतलब होता है कि चेंजेबल। ठीक है, चेंजेबल मान के चलो। नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है नॉन चेंजेबल। ठीक है जी, नॉन चेंजेबल या नॉट डिलीटेबल। ठीक है जी, इस तरह से नॉन चेंजेबल ही मान के चलो तुम। ठीक है, वोलेटाइल का मतलब इस तरह से होता है। क्लियर हो गया? तो देखो प्राइमरी मेमोरी के अंदर आपको कॉन्सेप्ट मिलते हैं, मतलब प्राइमरी मेमोरी आगे दो पार्ट में डिवाइडेड है, कितने, एक होती है रैम और एक होती है रोम। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी भी अपने अंदर दो तरीके से डिवाइडेड है, एक होती है रैम और एक होती है रोम। ठीक है, अब देखो एक बात इंपॉर्टेंट है याद रखने वाली कि जो तुम्हारी रोम होती है, ठीक है, रोम किसका पार्ट है, रोम पार्ट है तुम्हारा प्राइमरी मेमोरी का। ठीक है, और प्राइमरी मेमोरी कैसी मेमोरी होती है, वो होती है वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, मतलब जो उनमें जो एक बार डाटा आ गया है वो अगर उसको पावर सप्लाई मिलना बंद हो जाएगा तो जो भी डाटा उसके बीच में होगा वो सारा इरेज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो रोम है ना, रोम, ठीक है, वो क्या होती है, वो एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, वो एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। ठीक है तो प्राइमरी मेमोरी का कॉन्सेप्ट ही रोम, लेकिन रोम क्या है, एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, मतलब रोम एक ऐसी मेमोरी होती है प्राइमरी मेमोरी के अंदर ही जिसमें जो डाटा लिखा हुआ है, ठीक है, वो कभी भी इरेज नहीं होता है, चाहे वो पावर सप्लाई उसको मिल रही है या चाहे उसको पावर सप्लाई नहीं मिल रही है। ठीक है, ये कैसी मेमोरी होती है, जो रीड ओनली मेमोरी होती है, मतलब एक बार लिख दी गई होती है, बस इसको हम रीड कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो देखो आगे तुम लोग यहाँ पे देखो प्राइम मेमोरी के बारे में कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे कि प्राइम मेमोरी जो वो सर्टेनली दो अमाउंट में मिलती है आपको, एक होती है रैम और एक होती है रोम। ठीक है, रैम की फुल फॉर्म याद कर लेना, रैम की फुल फॉर्म की होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, एक ऐसी मेमोरी होती है, एक टेम्परेरी मेमोरी होती है जो सीपीयू के द्वारा यूज की जाती है स्टोरेज के लिए।
ठीक है, मतलब सीपीयू के द्वारा यूज की जाती है स्टोरेज के लिए। तो जो भी आप फाइल्स को ओपन करते हैं ना, वो सबसे पहले रैम में ओपन होती है, उसके बाद रैम के थ्रू जाती है वो सीपीयू तक, ठीक है। अगेन वो डाटा जो भी आप काम कर रहे होते हैं वो सीपीयू से द्वारा प्रोसेस होकर रैम के पास जाता है फिर, ठीक है। मतलब आन देन चला रहता है इनका। जैसे आपको उस दिन सीपीयू वाली डायग्राम बताई थी ना, ये वाली, ये देखो, ये वाली इस तरह की, ठीक है। तो ये देखो, ये होती है प्राइमरी मेमोरी, मतलब इसके अंदर होती है तुम्हारी रैम, ठीक है। तो ये है तुम्हारी प्राइमरी मेमोरी, यहीं से जो डाटा होता है वो सीपीयू तक जाता है, सीपीयू से प्रोसेस होने के बाद द्वारा रैम पे आता है, फिर द्वारा यहाँ जाता है, फिर द्वारा यहाँ, फिर द्वारा यहाँ, फिर द्वारा यहाँ, ठीक है। इस तरह से काम करता रहता है सारा। अगर हमें कोई फाइल सेव कर लेते हैं तो वो फाइल सेव होने के बाद हमारी सेकेंडरी मेमोरी में चली जाती है। क्लियर हो गया, समझ गए, फिर सेकेंडरी मेमोरी से द्वारा जाती है, ठीक है। तो ये था हमारा सीपीयू के बारे में, मतलब प्राइमरी मेमोरी के बारे में, ठीक है। तुम लोगों को फुल फॉर्म याद रखनी है कि रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, और रोम की फुल फॉर्म क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी मतलब रोम एक ऐसी मेमोरी होती है, मतलब एक ऐसी चीज है लिखी हुई जिसको आपने एक बार लिख दिया तो वो डाटा कभी इरेज नहीं होगा, ठीक है। मतलब कि तुम लोग ऐसे मान सकते हो जैसे कि तुम्हारे पास एक कॉपी है, ठीक है, एक नोटबुक है तुम्हारे पास, ठीक है, एक नोटबुक है और एक और नोटबुक है, ठीक है। अब इन दोनों फर्क क्या है, देखो दोनों नोटबुक सेम ही है, ठीक है, लेकिन इन दोनों फर्क क्या है, जो इस वाली नोटबुक में, मतलब जो आपने फर्स्ट वाली नोटबुक जो है और जो सेकंड वाली नोटबुक है, फर्स्ट वाली नोटबुक जो आपने भर दी, ठीक है, आपने टोटली फिल कर दी है, लेकिन किसके साथ, पेंसिल के साथ, ठीक है। लेड पेंसिल होती है ना, लेड पेंसिल जिसे हम मिटा भी सकते हैं, उस पेंसिल के साथ आपने जो इसमें डाटा है वो फिल कर दिया है, ठीक है। नंबर 2 वाली जो कॉपी निकल के आती है आपके, वो कौन सी कॉपी है, उसमें भी आपने उसको फिल कर दिया है, लेकिन किसके साथ फिल कर दिया, आपने उसको पेन के साथ, बॉल पेन के साथ फिल कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ, बॉल पेन के साथ उसको फिल कर दिया और उसको पेंसिल के साथ फिल कर दिया, ठीक है। तो देखो, अगर मैं चाहूँ ना तो कॉपी 1 को मैं दोबारा रीयूज कर सकता हूँ, कैसे, जो भी उसमें डाटा मैंने लिखा उसको इरेज करके दोबारा लिख सकता हूँ, है ना। लेकिन कॉपी 2 में मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि उसमें जो डाटा लिख दिया मैंने वो क्या हो गया, वो परमानेंट हो गया, उसको मैंने बॉल पेन से लिख दिया, ठीक है। तो रीड ओनली मेमोरी का मतलब क्या होता है कि वो एक ऐसी फाइल होती है जो एक बार मैंने लिख दी है, ठीक है, जो एक बार किसी कंपनी ने लिख दी है, तो उसकी फाइल्स को मैं कभी भी दोबारा क्या कर सकता हूँ, इरेज नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। उनकी फाइल को मैं कभी भी दोबारा इरेज करके अपनी नई फाइल में लिख सकता हूँ, ठीक है। उस तरह की मेमोरी को हम बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी की, ऐसी मेमोरी कि जो सिर्फ क्या है, एक बार लिख दी गई है, बस उसको हम पढ़ सकते हैं, उसको दोबारा रीराइट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और रैम कैसी होती है, वो एक रीराइटेबल मेमोरी होती है, ठीक है। मतलब उसको लिख दोगे तो जैसे पावर सप्लाई बंद करोगे तो दोबारा इरेज हो जाएगी, दोबारा नहीं बन के आएगी, या फिर तुम अपनी पीछे से किसी मेमोरी को इरेज कर दोगे तो वो अपने आप ही क्लियर हो जाती है। जैसे मान के चलो कि तुम्हारी रैम है 4 GB की, ठीक है, 4 GB की तुम्हारी रैम है, ठीक है। अब देखो 4 GB में से ना कुछ जो फाइल्स होती हैं वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है, जो सिस्टम को ऑन होने के लिए चाहिए होती है, ठीक है। अगर तुमने नोटिस किया होगा तो अगर आपके फोन में 4 GB रैम है तो जब भी आप अपने फोन को क्लियर करोगे तो आपकी रैम का ना हमेशा कुछ ना कुछ पोर्शन, मतलब 1 या 1.5 GB तक का पोर्शन जो वो हमेशा कवर्ड रहता है, ठीक है। मतलब हमेशा वो रिक्वायर्ड रहता है, मतलब वो हर बार वो फिल ही रहता है, चाहे आपने कोई भी एप्लीकेशन ओपन नहीं कर रखी हो, ठीक है। तो देखो ये जो पार्ट होता है वो किसका पार्ट होता है, वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होता है, ठीक है। वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होता है, उसके लिए वो रिजर्व्ड है, ठीक है। और ऑपरेटिंग सिस्टम वाली फाइल्स लिखी होती है हमारी रोम के अंदर ही, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा सिस्टम चल पा रहा है। क्लियर हो गया। तो वो रोम के अंदर फाइल लिखी होती है, वो फाइल्स लोड होती है हमारे रैम के अंदर, तो वो उतना स्पेस कवर कर रही होती है, ठीक है। अब बचा ये वाला स्पेस, जैसे मान के चलो कि 4 में से हमने 1.5 जो है वो माइनस कर दिया, तो कितना आंसर बचा हमारे पास, 2.5 समथिंग, है ना। 2.5 समथिंग ऐड करेंगे तब हमारे पास इतना स्पेस बचा है, मतलब ये 2.5 GB हमारे पास स्पेस बचा है हमारे डेली यूज के लिए, ठीक है। यही स्पेस बचा है ना, 2.5 करके स्पेस बचा हमारे बाकी कामों के लिए। तो देखो इस स्पेस में से मैंने क्या कर लिया, मैंने MS वर्ड ओपन कर लिया, ठीक है। तो MS वर्ड ने क्या किया, मेरा 500 MB ले लिया, मैंने 0.5 GB ले लिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, पावर पॉइंट ओपन कर लिया, तो इसने मेरा हार्डली 5 GB ले लिया, मतलब 0.5 GB ले लिया, ठीक है। मतलब अब ये दोनों 1 GB कवर कर लिया। अब कितना GB बचा मेरे पास, बस सिर्फ स्पेस बचा फ्री, वो बचा 1.5 GB का, ठीक है। मतलब देखो मेरी रैम में क्या हो रहा है, मेरी रैम में डाटा लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। मतलब MS वर्ड में काम कर रहा हूँ तो वो भी खुला हुआ है रैम के अंदर, और प्रेजेंटेशन में काम कर रहा हूँ वो भी इसके अंदर खुला हुआ है, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, जैसे ही मैं क्या करूंगा, जैसे ही मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से MS वर्ड को क्लोज कर दिया, ठीक है। तो देखो यहाँ का जो स्पेस था वो रिलीज हो गया, ठीक है। यहाँ से मैंने प्रेजेंटेशन को भी इरेज कर दिया, तो देखो क्या हो गया, तो ये दोबारा खाली हो गया। मतलब जहां पहले मेरे पास 1.5 GB बच रहा था, वो दोबारा कितना बच गया, वो बच गया 2.5 GB समथिंग, ठीक है। तो यही मतलब होता है रीराइटेबल का, मतलब ऐसी मेमोरी जो लिख भी सकते हैं, उसको मिटा के हम दोबारा कुछ नई चीज ले सकते हैं। क्लियर हो गया। तो ये मेन चीज लिखी हुई है कि टेम्परेरी मेमोरी होती है, और जो रैम होती है वो कैसी मेमोरी होती है, वो रीड ओनली मेमोरी होती है। क्लियर हो गया। अब देखो आगे लिखा हुआ है कि जो रैम है ना वो फर्दर डिवाइडेड है कितने पार्ट में, मल्टीपल पार्ट्स में, ठीक है, 2 पार्ट्स में, ठीक है।
एक होती है, एक जो रैम होती है उसे हम बोलते हैं स्टैटिक रैम, और एक जो रैम होती है वो होती है हमारी डायनामिक रैम, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि एक मतलब लिखा हुआ है यहाँ पे स्टैटिक, ठीक है, एक मतलब लिखा हुआ है यहाँ पे स्टैटिक और दूसरा मतलब लिखा हुआ है डायनामिक, ठीक है। एक का मतलब लिखा हुआ है स्टैटिक और दूसरे का मतलब लिखा हुआ है डायनामिक, ठीक है। अब देखो इन दोनों फर्क क्या होता है, ठीक है। अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछे ना कि मतलब देखो अगर तुम लोग जीके पढ़ते होगे, ठीक है, तुम लोग अगर कोई जीके पढ़ रहे हो, ठीक है, किसी भी तरह की जीके की बुक पढ़ रहे हो, ठीक है, तो देखो जीके भी ना तुम्हारे दो तरह के होते हैं, एक तुम्हारा स्टैटिक जीके होता है और एक तुम्हारा डायनेमिक जीके होता है, ठीक है। तो देखो समझो यार, स्टैटिक क्या मतलब होता है, स्टैटिक का मतलब ऐसी चीज जो क्या है वो फिक्स्ड है, ठीक है। मतलब अगर तुम एग्जांपल दूं स्टैटिक जीके का, तो सिंपल सा एग्जांपल आएगा कि तुम लोग मतलब इंडिया आजाद कब हुआ था, 15 अगस्त को, ठीक है। तो ये कैसा जीके है, ये स्टैटिक जीके है, मतलब ये डेट कभी चेंज नहीं हो सकती है। तुम हो, तुम्हारा विकिपीडिया, जितनी बार ये क्वेश्चन पढ़ोगे कि हाँ जी भारत कब आजाद हुआ, तो वो सेम ही आंसर बोले क्वेश्चन पढ़ेंगे, मतलब सेम ही आंसर मिलेगा उनको 15 अगस्त को, ठीक है। मतलब एक ऐसा डाटा जो स्टैटिक है, मतलब फिक्स्ड है, ठीक है, जो कभी चेंज ना होगा, उस डाटा को हम बोलते हैं स्टैटिक डाटा, ठीक है। और एक होता है डायनामिक जीके, ठीक है। डायनामिक जीके का मतलब जैसे करंट अफेयर्स आ गए तुम्हारे कि हाँ जी आज वहां पे ये हो रहा है, अगले महीने कुछ और होगा, जैसे कि सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे स्टैटिक जीके का मतलब है जैसे मान के चलो कि कोई लॉ बना होगा, ठीक है, मान के चलो कि 2019 में कोई नया लॉ बन के आया, नया आर्टिकल बन के आया, ठीक है, 2019 में, ठीक है, 2019 में आया और 2021 में दोबारा वो क्या कर दिया, उसको चेंज कर दिया गया, ठीक है। तो वो कैसा आर्टिकल कहलाएगा, वो कहलाएगा हमारा डायनेमिक जीके। मतलब जब स्टार्टिंग में आर्टिकल आया था तब उसका काम कुछ और था, लेकिन आज की डेट में उसका काम कुछ और हो गया था, ठीक है। तो इस तरह का डाटा जो होता है, जो चेंज होता है डाटा, उस डाटा को हम बोलते हैं डायनेमिक डाटा, ठीक है। तो देखो रैम भी हमारी दो तरह की आती है, एक रैम होती है हमारी जिसे हम एस रैम बोलते हैं, जो स्टैटिक रैम होती है, और एक रैम होती है हमारे डायनेमिक रैम, ठीक है, जो चेंजेबल रैम होती है, ठीक है। तो देखो स्टैटिक रैम के अंदर ही ये जो कैश मेमोरी है ना, कैश मेमोरी, ठीक है, कैश मेमोरी जो होती है वो तुम्हारे एस रैम के अंदर होती है, ठीक है। ये देखो यहाँ लिखा भी होगा इन्होंने, ठीक है, एस रैम के अंदर, ठीक है, एब्रिविएशन, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है देखो, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, स्टैटिक एक्सेस मेमोरी, और एक होती है फास्टर होती है, ठीक है, फास्टर होती है, मोर रिलायबल होती है, ठीक है, मतलब फिक्स्ड होती है करके, ठीक है। याद रखना जो स्टैटिक रैम होती है वो तुम्हारी फिक्स्ड होती है। इसका एग्जांपल तुम दे सकते हो, इसके अंदर जो मेमोरी होती है वो होती है कैशे मेमोरी, ठीक है, कैश मेमोरी का एग्जांपल आता है स्टैटिक रैम के अंदर, ठीक है। और बाकी जो डी रैम होती है, ठीक है, डायनामिक रैम, मतलब जो तुम्हारी रैम्स होती हैं, डायनामिक रैम्स होती हैं, वो उनके एग्जांपल ये रहे, ठीक है। ये देखो डायनामिक रैम, डी रैम स्टैंड्स फॉर डायनामिक एक्सेस मेमोरी, अ टाइप ऑफ मेमोरी यूज इन मोर पर्सनल कंप्यूटर्स, ठीक है। ये रैम जो हमारे डेली बेसिस, मतलब जितने भी हमारे सिस्टम में अभी जितने भी यूज होते हैं वहां पे हमारे पास ये रैम जो वो यूज होती है, ठीक है। एस डी रैम, सिंक्रोनाइज रैम, ठीक है, ये फुल फॉर्म याद कर लेनी बस तुम लोगों ने, ठीक है। और DDR2 SD रैम, ठीक है, ये कुछ नहीं है, एब्रीविएशन है, मतलब अभी जो लेटेस्ट जो है तुम्हारे पास रैम्स यूज होती हैं वो ज्यादातर सिस्टम में DDR4 तरह की रैम यूज हो रही है, ठीक है। वर्जन है कुछ भी नहीं है, या तो DDR3 तरह की रैम यूज हो रही है, जितनी बड़ी है मतलब जितनी अच्छी रैम, ठीक है, मतलब जितनी बड़ी रैम, जैसे DDR5 वाली भी लॉन्च हो चुकी है, तो इनकी स्पीड जो होगी वो ज्यादा होगी, ठीक है। इनकी स्पीड जो चलती है वो मेगाहर्ट्ज में चलती है, ठीक है। तो जितना अच्छा वर्जन उतनी तुम्हारी स्पीड की, उतनी तुम्हारे सिस्टम की परफॉर्मेंस बड़ी हो जाएगी, ठीक है, मतलब एप्लीकेशन में स्विच करने की। क्लियर हो गया। तो ये सिंपल सा एग्जांपल था तुम्हारे पास प्राइमरी मेमोरी का, ठीक है। अच्छा रोम में देखो, रोम में पता लग गया है कि रोम कैसी मेमोरी होती है, वो एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, मतलब रोम के अंदर जो डाटा होता है वो सिर्फ हम उसको पढ़ सकते हैं, उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और वो कैसी मेमोरी होती है, वो एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, मतलब वो फिक्स्ड टाइप की मेमोरी होती है। अब देखो रोम के भी आगे मल्टीपल टाइप्स हैं, ठीक है। जैसे एक होता है हमारे पास, जैसे तुम्हें यही बताता हूँ नेक्स्ट नंबर पे, ठीक है। ये देखो रोम आती है, रीड ओनली मेमोरी है, फिर पी रोम आती है। पी रोम का मतलब क्या आता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, मतलब ये ऐसी रोम होती है। पी रोम का मतलब क्या होता है कि होती तो ये भी रीड ओनली मेमोरी, लेकिन एक ऐसी मेमोरी होती है कि इसको हम बाद में जाके इसको हम प्रोग्राम कर सकते हैं, ठीक है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। अब देखो ये जो मेमोरी होती है हमारे पास, एक ऐसी मेमोरी होती है इसको हम सिर्फ एक बार ही राइट कर सकते हैं, ठीक है, राइट रिटर्न ओनली वंस, ठीक है, बस एक बार इसके अंदर डाटा लिख सकते हैं, उसके बाद जो जितने बंदे होंगे वो सिर्फ इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। ईपी रोम कैसी मेमोरी होती है, ईपी रोम ऐसी मेमोरी होती है जिसको करोगे तुम उसमें डाटा लिख सकते हो, जब तुम्हारा मन भर जाएगा तो उसका डाटा तुम चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। ईईपी रोम कैसी होती है, ठीक है, मतलब एक ऐसी रोम जिसको तुम इलेक्ट्रिकली इरेज कर पाओगे, वो रोम, ठीक है। देखो रोम्स का मैं तुम्हें सिंपल एग्जांपल दूं ना, रोम्स का अगर तुम्हें सिंपल एग्जांपल दूं, ठीक है, तो तुम लोगों ने वॉशिंग मशीन देखी होगी, ठीक है, वॉशिंग मशीन देखी होगी, माइक्रोवेव देखे होंगे, ठीक है, माइक्रोवेव्स देखे होंगे, ठीक है। तो ये देखो ये दोनों भी क्या है, ये भी एक टाइप के कंप्यूटर ही है, मतलब इनके अंदर भी क्या यूज हो रहा है, एक ओएस यूज हो रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम,
ठीक है। लेकिन बस उस ओएस का काम क्या है, जैसे वॉशिंग मशीन की बात करूँ तो वॉशिंग मशीन वाला ओएस का काम क्या है कि जब तक टाइमर मेरा खत्म नहीं होगा, मैंने क्या करना है, जो मेरे बीच में कपड़े हैं उनको इस तरह से पहले यहाँ पे शिफ्ट करना है, मतलब ऐसे घुमाना है, फिर ऐसे क्लॉकवाइज घुमाना है, फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, जब तक घुमाते रहे जब तक मेरा टाइम खत्म ना हो। ठीक है, मतलब वॉशिंग मशीन भी क्या है, कंप्यूटर है जिसमें एक तरह का प्रोग्राम किया गया है कंपनी के द्वारा, जो क्या करेगा, वो जो होगा हमारा जो भी कंटेनर जिसके अंदर हमने अपने क्लॉथ वगैरह डाले होंगे, वो उनको क्या करता रहेगा, बार घुमाता रहेगा। ठीक है, क्लॉकवाइज घुमाएगा और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। ठीक है, तो देखो वो उस तरह के प्रोग्राम जो हमारे इस तरह के मशीन में लिखे होते हैं, ठीक है, उन प्रोग्राम्स को हम क्या बोलते हैं कि वो कैसे प्रोग्राम है, वो रीड ओनली वाले प्रोग्राम है, मतलब उनको कंपनी ने एक बार लिख दिया गया है, अब उस प्रोग्राम को कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। उस वॉशिंग मशीन का काम हर बार कपड़े धोना ही रहेगा, उसको प्रोग्राम को कोई भी चेंज कर नहीं सकता है। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे आता है ई प्रोग्राम में रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इरेजेबल। ठीक है, तो इरेजेबल में देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, इरेजेबल रोम भी एक ऐसी रोम होती है जिसको इलेक्ट्रिकली हम क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं उसके डाटा को। ठीक है जी, क्लियर हो गया। मतलब पी रोम एक ऐसी रोम होती है कि वो एक बार जो वो प्रोग्राम की जाएगी। ठीक है जी, मतलब एक रोम जो होगी, मतलब ये जो रोम होगी हमारी, वो हम एक बार जो है वो प्रोग्राम करके यूज कर सकते हैं। ठीक है, ईपी रोम कैसी रोम होती है, ईपी रोम ऐसी रोम होती है जिसे हम इरेज करके दोबारा प्रोग्राम कर सकते हैं। ईईपी रोम कैसी रोम होती है, ये ईईपी ऐसी रोम होती है जिसे हम इलेक्ट्रिकली इरेज करके दोबारा प्रोग्राम कर सकते हैं। ठीक है जी, अब नेक्स्ट नंबर पे आता है हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो सेकेंडरी मेमोरी हमें पहले पता है कि सेकेंडरी मेमोरी एक ऐसी मेमोरी होती है, जो कैसी मेमोरी होती है, वो परमानेंट मेमोरी होती है, मतलब वो हमारे डाटा क्या करेगी, परमानेंटली स्टोर करेगी। क्लियर हो गया। तो देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है सेकेंडरी मेमोरी के बारे में, पढ़ते हैं कि इट स्टोर प्रोग्राम एंड डाटा परमानेंटली, यू कैन एक्सेस एनी टाइम व्हेन अटैच्ड टू द कंप्यूटर। ठीक है जी, ये बोल रहा है कि इसमें जो डाटा होता है वो परमानेंटली स्टोर होता है और उसको आप कभी भी यूज कर सकते हो अपने सिस्टम के साथ अटैच करके। ठीक है, यू कैन नॉट स्टोर डाटा इन प्राइमरी मेमोरी परमानेंटली एंड प्राइमरी मेमोरी कॉस्ट हायर देन द सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है जी, देखो यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है कि जो प्राइमरी मेमोरी होती है, ठीक है, प्राइमरी मेमोरी में आप किसी भी तरह का डाटा जो परमानेंटली स्टोर नहीं कर सकते हो, लेकिन उसकी जो प्राइस होती है, ठीक है, उसकी जो प्राइस होती है वो हायर होती है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी मेमोरीज की। ठीक है, मतलब याद रखना एक बात है, जो प्राइमरी मेमोरी होती है, जो टेम्परेरी मेमोरीज होती हैं, उनकी कॉस्ट होती है वो ज्यादा होती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी से। ठीक है, अगर मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, ये देखो, अगर यहाँ पे मैं लिखूँ अमेज़न, ठीक है, और अगर मैं इस पे जाके चेक करूँ रैम की प्राइस, ठीक है, तो ये देखो जो रैम्स हैं वो अराउंड 2000, ठीक है, यहाँ पे देखो 1688 की रैम मिल रही है तुम्हें, वो भी 8 GB की DDR4 टाइप की। ठीक है, तो देखो ये सिर्फ 8 GB की जो रैम है तुम्हारे पास, वो कितने की मिल रही है तुम्हें, लगभग 1700 समथिंग की मिल रही है। ठीक है, ये है, लेकिन ये जो छोटी है DDR3 की स्लो होगी, इसको चेक करनी है कुछ भी। तो इस तरह से देखो ये भी DDR4 की आ रही है, 8 GB रैम है। ठीक है, और 32 मेगाहर्ट्ज स्पीड वाली है, और ये भी आपको 1400 के करीब मिल रही है। ठीक है, तो इसका डाटा चेक करो बस 8 GB तक का। ठीक है, अगर मैं वही SSD लिखूँ, ठीक है, अगर मैं वही लिख दूँ SSD मतलब हमारी हार्ड ड्राइव वगैरह, ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो तुम्हारे पास हार्ड ड्राइव है, ये वाली जो हार्ड ड्राइव है कंप्यूटर वाली, देखो ये तुम्हें 2200 रुपये में 500 GB डाटा दे रही है। ठीक है, ये सेकेंडरी है, परमानेंट डाटा हो रही है। ठीक है, ये देखो ये तुम्हें 1300 रुपये में 250 GB दे रही है, 240 GB दे रही है, वो भी परमानेंट डाटा है। ठीक है, तो तुम यहाँ से बोल सकते हो कि जो तुम्हारी प्राइमरी मेमोरीज होती हैं, ठीक है, वो कॉस्टली होती हैं, प्राइमरी मेमोरी होती है कॉस्टली होती है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी मेमोरी से। क्लियर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये बोल रहा है कि सेकेंडरी मेमोरी जो होती है ना वो थोड़ी स्लोअर होती हैं, ठीक है, किसके मुकाबले में, प्राइमरी मेमोरी से। ठीक है, मतलब जो तुम्हारे पास सेकेंडरी मेमोरीज होंगी, जो परमानेंट मेमोरीज होंगी, वो स्लोअर होगी काम करने में एज कम्पेयर टू प्राइमरी मेमोरी के। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एग्जांपल दे रखे हैं, द सेकेंडरी स्टोरेज कैन बी डिवाइडेड इनटू मैग्नेटिक डिवाइसेस, ऑप्टिकल डिवाइसेस और फ्लैश मेमोरी। ठीक है जी, अभी बोल रहा है कि जो सेकेंडरी मेमोरी है उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। ये देखो यहाँ पे देखोगे तुम, तो बोल रहे जो सेकेंडरी मेमोरी उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक होती है ऑप्टिकल डिस्क में, एक होती है मैग्नेटिक डिस्क में, एक होती है मैग्नेटिक टेप्स में। ठीक है, तो देखो यार मैग्नेटिक टेप्स ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिसमें क्या होता है, अगर तुम्हें याद हो कैसेट, ठीक है, कैसेट वाला टाइम तुम्हें अगर याद हो, इस तरह का मैग्नेटिक टेप्स, ठीक है, ये इस तरह का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो तुम्हारी रील होती थी, ये टेप वाली जो मतलब ब्लैक कलर की जो टेप होती है, ठीक है, ये इस टेप को मैग्नेट के थ्रू कोटेड किया जाता था। ठीक है, और इसी कोटेड मटेरियल के अंदर हमारी जितनी फाइल होती थी वो सेव होती थी। ठीक है,
यहाँ पे इसके अंदर, ठीक है। तो ये क्या था, ये भी हमारा डाटा को स्टोर करने का एक पर्पज था, लेकिन किस तरह की स्टोरेज डिवाइस थी, ये थी मैग्नेटिक टेप वाली। इसमें क्या था, एक टेप फॉर्म में, एक मैग्नेटिक टेप फॉर्म में हमारा डाटा जो था वो स्टोर किया जाता था, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर पे आता है तुम्हारे पास ऑप्टिकल ड्राइव्स, ठीक है जी, ऑप्टिकल डिस्क करके, ठीक है। तो ऑप्टिकल डिस्क तुम्हें कुछ इस तरह की मिलती थी, ठीक है, सीडी जिसे वे तुम बोलते थे, ठीक है। ऑप्टिकल डिस्क, रुक जाओ, इस तरह से, ये ठीक है, ये सीडीज, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें लेजर के थ्रू, ठीक है, मतलब किसी न किसी ऑप्टिकल लेजर के थ्रू डाटा स्टोर किया जाता था, क्लियर हो गया। और लास्ट नंबर पे आता है तुम्हारे पास मैग्नेटिक डिस्क, ठीक है, मैग्नेटिक डिस्क, ठीक है। तो मैग्नेटिक डिस्क होती है ये वाली तुम्हारी हार्ड ड्राइव्स वगैरह, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें मैग्नेटिक डिस्क के थ्रू तुम्हारा डाटा, मतलब इन मैग्नेटिक डिस्क में तुम्हारा डाटा जो था वो स्टोर किया जाता है। देखो हार्ड डिस्क अगर तुम्हें दिखाऊंगा यहाँ पे, पहले भी देखी थी हमने, ठीक है। ये देखो यहाँ पे, ये इसमें मल्टीपल लेयर्स बनी होती हैं डिस्क के अंदर, ठीक है। हार्ड डिस्क के अंदर कम से कम 4 से 5 डिस्क पड़ी होती है, ये वाली मैग्नेटिक डिस्क, ठीक है। इसी डिस्क के अंदर जो था हमारा डाटा जो है वो स्टोर किया जाता है, क्लियर हो गया। तो 3 तरह के पार्ट्स में हमने स्टोरेज सेकेंडरी डिवाइसेस को बांटा हुआ है, एक ऑप्टिकल वाले सेक्शन में, एक मैग्नेटिक डिस्क वाले सेक्शन में, और एक मैग्नेटिक टेप वाले सेक्शन में, ठीक है जी। तो चलो हम पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो बोल रहा है कि एग्जाम्पल बन के आ रहा है तुम्हारे पास फ्लॉपी डिस्क का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तुम्हारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आ रहे हैं इंपॉर्टेंट जैसे। अब देखो यहाँ पे आता है फ्लॉपी डिस्क, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क जो है वो जब हार्ड डिस्क से पहले का टाइम था ना, उस टाइम पे फ्लॉपी डिस्क का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। इसका काम क्या होता था, ये भी डाटा को स्टोर करती थी, ठीक है। अभी देखो इसमें जो इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली जो टर्म है तुम्हारे जो एमसीक्यू में पूछ जा सकती है, वो पूछ सकती है कि फ्लॉपी डिस्क का एक और नाम क्या है, ठीक है। दूसरा नाम फ्लॉपी डिस्क का है डिस्किटे, ठीक है। वो जो साइज होता है फ्लॉपी डिस्क का वो कितना होता है, वो होता है 1.44 MB का, ठीक है। और इसका जो साइज मतलब डायमेंशंस होते हैं वो कितने होते हैं, वो 3.5 इंच की होती है, ठीक है। एक फ्लॉपी डिस्क होती है वो 3.5 इंच की होती है, उसका साइज कितना होता है और 144 MB करके, ठीक है। तो अगर तुम्हें यहाँ पे दिखाऊँ मैं, ठीक है, तो ये रही हमारी फ्लॉपी डिस्क, ये है हमारी फ्लॉपी डिस्क, ठीक है। ये फ्लॉपी डिस्क होती है हमारी, ठीक है, जो कितना डाटा स्टोर कर सकती है, सिर्फ 1.44 MB, ठीक है, नॉट GB, ओनली MB, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट नंबर पे आता है तुम्हारे पास हार्ड डिस्क का, ठीक है। हार्ड डिस्क का कॉन्सेप्ट आता है ये वाला, ठीक है। तो हार्ड डिस्क क्या करता है, हार्ड डिस्क जो होती है वो मैग्नेटिक डिस्क का यूज करता है, जो कवर की जाती है, होती तो मैग्नेट मेटल की डिस्क ही है वो एक, लेकिन उसको क्या किया जाता है, कोटेड किया जाता है मैग्नेटिक के थ्रू, ठीक है। मैग्नेट के थ्रू उसको कोट किया जाता है, जिसकी वजह से उसमें क्या कर सकते हैं, हम अपनी फाइल्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है कि जो हार्ड डिस्क का साइज होता है वो काफी ज्यादा होता है, ठीक है। 500 GB होता है, 1 TB भी होता है, उससे ज्यादा भी होता है करके, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट मैं बताना तो मैं भूल गया, ठीक है, जो था तुम्हारा साइज टेबल, ठीक है, मेमोरी यूनिट टेबल, ये जो है टेबल जो है, ठीक है, ये टेबल तुम लोगों को याद कर लेना है, ठीक है, कि सबसे छोटी मेमोरी कितनी होती है। जैसे तुम्हें कोई पूछे ना कि हाँ जी तुम्हें दिन का कितना GB मिलता है जी, तुम बोल देते हो कि मुझे दिन का 1 GB मिलता है, ठीक है, 1.5 GB मिलता है, ठीक है। तो याद रखना है कि जो 1 GB होता है उसमें कितनी MB होती है, उसमें होती है 1024 MB, ठीक है। और 1 MB में कितनी किलोबाइट होती है, 1 MB में किलोबाइट होती है 1024 किलोबाइट। 1 किलोबाइट में कितने बाइट्स होते हैं, 1024 बाइट्स, ठीक है। 1 बाइट में कितने बिट होते हैं, 8 बिट होते हैं। और सबसे छोटी यूनिट आती है मेमोरी की, वो आती है 1 निबल। तो 1 निबल में कितने बिट होते हैं, 4 बिट होते हैं, ठीक है। तुम लोगों को सारा का सारा चार्ट याद कर लेना है कि 1 निबल में कितने बिट होते हैं, 1 बाइट में कितने बिट होते हैं, 1 किलोबाइट में कितने बाइट्स होते हैं, 1 मेगाबाइट में कितने किलोबाइट होते हैं, 1 गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं, ठीक है। और ये सारा सीक्वेंस में याद करना है, जैसे यहाँ सीक्वेंस में लिखा हुआ है तुम लोगों को वैसे सीक्वेंस में सारा डाटा याद करना है, क्लियर हो गया। चलो अब चलते हैं हम आगे। तो बोल रहे कि जो हार्ड डिस्क होती है उसका साइज होता है वो 500 GB से लेके 1 TB या 2 TB तक होता है, ठीक है। और जो हार्ड डिस्क होती है वो काफ़ी चीपर होती है, ठीक है। आजकल का टाइम जो है वो हार्ड डिस्क का डोर भी जो वो जा रहा धीरे धीरे, क्योंकि इसमें क्या होता है कि अगर तुम एकदम पावर लॉस कर दोगे, जैसे मान के चलो कि तुम्हारा सिस्टम ऑन है, तुमने जो फाइल की सेविंग करने लगाई हुई है, ठीक है, या फिर कुछ काम कर रहे हो कंप्यूटर के ऊपर और अचानक से पावर लॉस हो जाता है, ठीक है, मतलब अचानक से बिजली चलेगी, फिर अचानक से बिजली दोबारा वापस आएगी, तो हार्ड डिस्क हो जाती है बहुत जल्दी करप्ट हो जाती है, ठीक है। जैसे दोबारा हार्ड डिस्क तुम्हारा सिस्टम ऑन होगा तो तुम्हें बोल देगा कि जो तुम्हारा डाटा है हार्ड डिस्क का वो रिपेयर मांग रही है, मतलब जो तुम्हारी विंडो वो रिपेयर मांग रही है। मतलब हार्ड डिस्क का जो डाटा होता है ना वो इरेज होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, मतलब विंडोज वगैरह उड़ने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं हार्ड डिस्क के अंदर, ठीक है। तो ये हम जल्दी शिफ्ट कर रहे हैं अपने किसके अंदर, SSD के अंदर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हार्ड डिस्क के कंपोनेंट्स हैं, तो ये तुम लोगों ने पढ़ लेने हैं कि प्लेटर क्या होता है जी, हेड्स क्या होते हैं, एक्वेटेड क्या होता है, ट्रैक्स क्या होते हैं, ठीक है। ये सब कुछ इसके अंदर ही मिलेगा तुम्हें, तुम लोगों ने पढ़ लेने हैं ये बढ़िया से,
ठीक है। फिर सेक्टर्स क्या होते हैं, क्लस्टर क्या होता है, सिलेंडर क्या होता है, ठीक है, ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है, ये सारे तुम लोगों ने पढ़ लिए हैं यहाँ तक। अब ऑप्टिकल डिस्क में बताता हूँ क्या होता है, ठीक है। ऑप्टिकल डिस्क रोम, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ऑप्टिकल डिस्क रोम का मतलब क्या है, ये बोल रहा है दिस काइंड ऑफ स्टोरेज डिवाइस कम्स अंडर द सेकेंडरी स्टोरेज वेयर एज सीडी रोम इज द ड्राइवर टू एक्सेस और रीड द ऑप्टिकल डिस्क वेयर वी विल डिस्कस इन डिटेल्स, ठीक है जी। ये बोल रहा है कि ऑप्टिकल डिस्क सीडी रोम, ठीक है, ये कुछ भी नहीं बोल रहा है। ऑप्टिकल डिस्क का मतलब ये बोल रहा है कि ये ऐसे ड्राइवर है जो क्या करता है, जो भी हमारी सीडीज का डाटा होगा उसे देखने में काम करेगा। जैसे अगर मैं तुम्हें बताऊं ना सीडीज करके, ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव, ठीक है, तो इस तरह से मिलती है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि हम अपनी सीडी डालते हैं और वो फिर चलती है, ठीक है। तो ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव का मतलब क्या है, मतलब एक ऐसा ड्राइवर जो सीडी के अंदर डाटा क्या डाटा है उसको पढ़ने में मदद करता है, ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पे लिखा हुआ है जो ऑप्टिकल डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क इज अ डिस्क रीड एंड रिटन बाय लेजर बीम, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट तुम्हें याद करने वाला है, ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट जो तुम्हें याद करने वाला है कि ऑप्टिकल डिस्क के अंदर जो डाटा लिखा होता है, ठीक है, ऑप्टिकल डिस्क के अंदर जो डाटा लिखा होता है वो किस कैसे लिखा जाता है, वो लिखा जाता है लेजर बीम के थ्रू, ठीक है। और लिखा है यहाँ पे ऑप्टिकल डिस्क डज नॉट नीड टू मूव एक्सेस आर्म एंड रीड राइट हेड्स, ठीक है जी। अब ये बोल रहा है कि ऑप्टिकल डिस्क में सिर्फ हमें एक लेजर बीम की जरूरत होती है, हमें हार्ड डिस्क की तरह इसमें जो कोई मूविंग पार्ट नहीं चाहिए होता, जैसे ना हमें हेड चाहिए होती है ना हमें आर्म चाहिए होती है जो ट्रैक्स के ऊपर जाके डाटा को रीड करे या राइट करे, ठीक है। तो ये काम है हमारा ऑप्टिकल डिस्क का, ठीक है। अब देखो बोल रहा है कि सीडीज भी मल्टीपल तरह की होती हैं, ठीक है। अब एक बोल रहा है कि नॉर्मल सीडी, ठीक है, इसमें क्या होता है कि वो सीडी रोम की तरह होती है, मतलब ऐसी सीडी जिसमें एक बार डाटा लिख दिया और उसमें उसको हम सिर्फ सुन सकते हैं, उसको दोबारा हम उसमें दोबारा गाने ले सकते हैं। जैसे मान के चलो कि तुमने गानों की सीडी ली तो उस गाने में अगर 50 गाने तो वो 50 गाने उस सीडी में रहेंगे, ठीक है। अगर तुम उन गानों से बोर हो जाओगे तो तुम ऐसे नहीं कर पाओगे कि उन 50 गानों को चेंज करके नए गाने भर लोगे, ठीक है। तो उसमें डिलीशन का काम भी होता है जो रोम हमारी सीडी रोम होती है, ठीक है जी, ठीक है। तो एक नॉर्मल सीडी का जो साइज होता है वो करीब 700 MB तक का होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आती है हमारे पास रीडेबल सीडी ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है, मतलब ऐसी सीडीज जिसमें जो डाटा लिखा है उसको हम बर्न कर सकें, उसको हम इरेज कर सकते हैं, उसके हम नया डाटा ऐड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है सीडी रोम, ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, जिसमें वो आ चुका है कि ऐसी मेमोरी जिसमें क्या हो सकता है कि हम इसमें सिर्फ एक बार डाटा डाल सकते हैं, उसको दोबारा हम रीराइट नहीं कर सकते, ठीक है। लिखा है यहाँ पे कैन नॉट बी रिटन। नेक्स्ट आता है डीवीडी, ठीक है, जो डीवीडी जो होती है वो होती है डिजिटल वीडियो डिस्क, मतलब उसमें हम तो वीडियोस देख सकते हैं, क्लियर हो गया। मतलब ऐसी वीडियोस जो क्या कर सकती है, मतलब ऐसी सीरीज जिसमें हम वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसका जो साइज होता है वो होता है 4.7 GB से लेके, और कुछ स्पेशल केस में जो है वो 45 GB से लेके 50 GB तक की डीवीडीज भी मिलती हैं हमें, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है मास स्टोरेज, ठीक है। मास स्टोरेज का मतलब की है कि ऐसी स्टोरेज डिवाइस जो बहुत ज़्यादा डाटा हैंडल कर सकती है, ठीक है, जैसे 100 GB, 150 GB, 200 GB तक इतना ज़्यादा डाटा होल्ड कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे आता है, इसके अंदर आता है फर्स्ट एग्जाम्पल जो आता है तुम्हारे पास, वो आता है तुम्हारे पास पेन ड्राइव तुम्हारा, ठीक है, ये USB पेन ड्राइव, ठीक है। USB का फुल फॉर्म याद कर लेना, USB की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस करके, ठीक है। और ये क्या करती है, ये पेन ड्राइव का यूज़ क्या है, ये भी स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। लिखा है USB थंब ड्राइव नॉर्मली नोन एज फ्लैश ड्राइव, ठीक है। इसका दूसरा नाम हम फ्लैश ड्राइव बोलते हैं या फिर इसको हम पेन ड्राइव बोलते हैं, जो क्या करती है वो बल्क में, ठीक है, बहुत ज़्यादा डाटा को यूज़ करने के काम आता है, स्टोर करने का काम आता है, ठीक है। अब यहाँ पे तुम लोगों के लिए जो काम दे रहा हूँ मैं वो दे रहा हूँ, तुम लोगों ने पढ़ना है खुद डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम का, ठीक है। डिफरेंस पढ़ना है तुम लोगों ने रैम के और रोम के बीच का। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है तुम्हारे पास, डिफरेंस पढ़ना है तुमने प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी के बीच का, ठीक है। ये डिफरेंस दे रखे हैं, तुम लोगों ने बस एक बार इनको रीड आउट करना है, क्लियर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है तुम्हारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, मतलब यहाँ पे आ गया तुम्हारे पास तुम्हारा सॉफ्टवेयर का कॉन्सेप्ट, ठीक है। काफी इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, यहाँ इतना बहुत बड़ा दिया हुआ लिखा के, ठीक है। नेक्स्ट यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी आते हैं, तो ये तुम्हें बिल्कुल इजी है पढ़ने, ठीक है। मैं बताता हूँ तुम्हें, जैसे मान के चलो कि सॉफ्टवेयर का कॉन्सेप्ट दिया तुम्हें यहाँ पे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर क्या होता है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, मतलब सेट ऑफ कोड होता है, एक कोड होता है जो किसी काम को करने के लिए डिजाइन किया जाता है, ठीक है। मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर, एक ऐसा कोड है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हार्डवेयर के थ्रू कोई ना कोई सिस्टम को काम करवा सकते हैं। जैसे मान के चलो कि मैं चाह रहा हूँ कि हर 10 सेकंड के बाद जो वो मेरा जो अलार्म है वो बीप करे, ठीक है, ऐसे हर 5 सेकंड के बाद 10 सेकंड के बाद बीप करे, है ना। तो मुझे उसमें कोडिंग लिखनी पड़ेगी, जो कि कोडिंग क्या करेगी, वो मेरी एक हार्डवेयर को, मतलब मेरे बीप वाले हार्डवेयर को एक्टिवेट करेगी हर 5 सेकंड के बाद, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, मतलब सेट ऑफ कोड होता है जो किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। तो देखो यार, पहले भी हमने सॉफ्टवेयर पढ़ा है, तो देखो सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, याद रखना, ठीक है। ऐसे होते तो 3 तरह के हैं,
ठीक है, 3 तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, लेकिन जो तुम्हारे पास मेन याद करने वाले हैं वो 2 ही हैं। एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, और एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, याद रखना। एक होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। देखो यार इसमें बहुत है पढ़ने के लिए, ठीक है, और तुम्हें जहाँ पढ़ूंगा तो फिर कुछ ज़्यादा टाइम हो जाएगा, तो मैं तुम्हें मोटा मोटा समझाता हूँ कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में क्या अंतर होता है, ठीक है, यहाँ पे इन तीनों के बीच में क्या अंतर होता है, ठीक है। तो देखो यार यहाँ पे बड़ी सिंपल सी बात है, एक होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो देखो यार एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर, ठीक है, ऐसे सॉफ्टवेयर कि जिनके होने से या ना होने से आपके सिस्टम पे कोई भी फर्क ना पड़ता हो, उन सिस्टम्स को हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। जैसे मान के चलो कि आपको आपके फ़ोन में जो था वो आपको ना चैटिंग करनी है आपके फ्रेंड से, ठीक है, आपको आपके फ़ोन में जो वो चैटिंग करनी है आपके फ्रेंड से, आपका फ्रेंड जो है वो चलाता है व्हाट्सएप, ठीक है, और मान के चलो कि आपके फ़ोन में ना अभी व्हाट्सएप जो वो इंस्टॉल्ड नहीं है, ठीक है, तो आपको भी आपके फ्रेंड से चैटिंग करनी है या फिर उसको कुछ फाइल शेयर करनी है, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग प्ले स्टोर पे जाओगे और वहां से जाके अपने लिए व्हाट्सएप जो वो इंस्टॉल कर लोगे, ठीक है। तो देखो यार जब तुम्हारे फोन में व्हाट्सएप इंस्टॉल नहीं था तो क्या तब तुम्हारा फोन नहीं चल रहा था क्या, या फिर कोई जो तुम उसको काम करवा रहे थे क्या वो काम नहीं कर रहा था क्या? नहीं, वो सारे काम कर रहा था, है ना, वो कॉलिंग उसमें इनकमिंग भी आ रही थी, आउटगोइंग भी हो रहा था, बेसिक जितने भी टास्क करता है वो सारे काम कर रहा था, है ना। लेकिन जब आपने व्हाट्सएप इंस्टॉल किया तब क्या हुआ, ठीक है, तब कुछ भी जैसे काम बाकी कर रहा था पहले अपने जैसे काम कर रहा था वैसे तो वो सारे काम कर रहा है वो, ठीक है। तो देखो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके प्रोग्राम जिनके हमारे सिस्टम में होने से या ना होने से सिस्टम पे कोई भी असर ना पड़े, ठीक है, यूजर उसको बस अपने यूज के लिए, ठीक है, जैसे कि आपको फाइल शेयर करनी थी आपके फ्रेंड को व्हाट्सएप पे तो आपने व्हाट्सएप यूज किया, ठीक है, समझ गए, ठीक है जी। तो अगर आपके सिस्टम में देखो जब व्हाट्सएप इंस्टॉल नहीं था तब भी वो ढंग से काम कर रहा था, और जब व्हाट्सएप इंस्टॉल हो गया तब भी वो ढंग से काम कर रहा है जैसे वो पहले काम कर रहा था। आपने व्हाट्सएप किया अपनी नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है भाई, आपको जरूरत थी, आपको आपके फ्रेंड को फाइल शेयर करनी थी तब आपने उसको इंस्टॉल किया व्हाट्सएप को, ठीक है। जब आपका काम खत्म हो जाएगा व्हाट्सएप से दोबारा अनइंस्टॉल भी कर देना उसको, तब भी सिस्टम को कोई फर्क नहीं लगा पड़ने, ठीक है। तो मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए बने हों और जिनके होने से या ना होने से सिस्टम पे कोई भी असर ना पड़े, उन प्रोग्राम्स को हम बोलते हैं, वो कैसे प्रोग्राम्स होते हैं हमारे, वो होते हैं हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स करके। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट नंबर पे जो सिस्टम सॉफ्टवेयर आते हैं, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर यार वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, मतलब ये एक ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका होना सिस्टम के लिए कंपल्सरी है, ठीक है, मतलब तुम इनको बोल सकते हो कि सिस्टम की ये आत्मा एक टाइप के ऐसे सॉफ्टवेयर, ठीक है। जैसे आपका फोन जो बूट होता है, ठीक है, ऑन होता है तो कितना टाइम लेता है, ठीक है, 5 सेकंड लेगा 6 सेकंड लेगा ऑन होने को, ठीक है, तो वो क्या कर रहा होता है, वो सिस्टम के जो सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, उनको लोड कर रहा होता है, ठीक है। तो सिस्टम के सॉफ्टवेयर यानी कि ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका सिस्टम पे होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है, जैसे आपके एग्जांपल आ जाएंगे कंपाइलर है, इंटरप्रेटर वगैरह, ठीक है, वो आप लोगों ने बीच में रीड आउट कर लेना है, जो भी आपको लिखा हुआ ना यहाँ पे जितना भी काम लिखा हुआ बीच में, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस भी पढ़ लेना इनके बीच में डिफरेंस भी, ठीक है। ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका होना आपके सिस्टम के लिए बहुत ही ज्यादा कंपल्सरी होता है। क्लियर है? नेक्स्ट थर्ड नंबर पे आते हैं हमारे पास यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर यार ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके पास इन दोनों की प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, मतलब वो होते तो एक तरह के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही हैं लेकिन वो काम करते हैं एज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर का। जैसे कि तुम्हें एग्जाम्पल दूं मैं कि जैसे तुम्हारे एंटीवायरस वगैरह होते हैं, ठीक है, जैसे तुम्हारे फोन में जो एंटीवायरस वगैरह होंगे, ठीक है, अगर तुम्हें अपने पीसी का एग्जाम्पल दूं तो जैसे मेरे सिस्टम में भी एंटीवायरस इंस्टॉल्ड है और विंडोज का अपना एंटीवायरस भी आता है, ठीक है। तो देखो उसका फायदा क्या होगा, जैसे ही मान के चलो कि मैंने क्या किया, मैंने कोई गेम डाउनलोड कर ली अपने सिस्टम से, ठीक है, मतलब इंटरनेट से मैंने कोई गेम डाउनलोड कर ली, अब मैंने वो गेम खेल रहा हूँ, ठीक है, मतलब मैंने देखो थर्ड पार्टी से डाउनलोड किए वो ऐप गेम मैंने, ठीक है, ब्राउजर से डाउनलोड की है। अब जब मैं उस गेम को खेल रहा हूँ ना, खेलते खेलते मेरा बोर हो गया, मतलब बोर तो मतलब काफी ज्यादा टाइम हो गया, रात हो गई और मैंने खेलना बंद कर दिया, सिस्टम को शट डाउन किया और बंद करके सो गया, ठीक है। तो अगर उस गेम में कोई वायरस हुआ, ठीक है, मतलब एट ए टाइम में कोई वायरस बन के आ गया उसमें, ठीक है, जब इंस्टॉल करा तब उसमें वायरस फाइंड हो गया, तब मेरा सिस्टम क्या करेगा, मतलब यूटिलिटी एंटीवायरस क्या करेगा, मेरी सिस्टम मेरी फाइल को इंस्टॉल नहीं होने देगा सिस्टम। पहला काम तो ये होगा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का, ठीक है। देखो है तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही, लेकिन वो काम क्या कर रहा है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर की तरह काम कर रहा है, मतलब सिस्टम को बचाने का और उसको रीड राइट का मतलब डिलीशन का काम खुद कर रहा है वो,
ठीक है। तो अगर इंस्टॉलिंग के टाइम पे अगर उसको वहाँ पे वो एरर मिल गया, वहाँ पे उसको वो वायरस मिल गया, तो उस फाइल को वहीं से डिलीट कर देगा, उसको इंस्टॉल होने नहीं देगा। लेकिन मान के चलो कि इंस्टॉल होने के बाद जब मैंने गेम खेल ली, जब गेम में मेरा डाटा सेव हो रहा है, तो जब डाटा सेव हो रहा है तो उसके साथ मेरी वायरस की फाइल क्रिएट हो रही है, मतलब ट्रोजन वाली फाइल क्रिएट हो रही है। ठीक है, ट्रोजन भी एक तरह का वायरस होती है, उसको हम पढ़ेंगे आगे, वो हमारी सेकंड बुक में टॉपिक है। ठीक है, वायरस के बारे में, टाइप्स ऑफ वायरस के बारे में। ठीक है, तो वहां पे जब मैं गेम को सेव कर रहा हूँ तब वो क्या कर रही है, गेम के साथ साथ एक वायरस वाली फाइल भी क्रिएट करती जा रही है। ठीक है, तो जब मैंने सिस्टम को क्या किया, दोबारा नेक्स्ट डे आके मैंने सिस्टम को ऑन किया, तो देखो क्या होगा कि मेरा सिस्टम बूट तो होगा, बूट होने के बाद, ठीक है, जब मेरा सिस्टम बूट हो रहा होगा, तो जैसे वो बूट हो रहा होगा तो उस टाइम पे ही, ठीक है, उस टाइम पे वो मुझे मैसेज दे देगा कि आई फाउंड दिस फाइल। ठीक है, उसको एक फाइल मिल जाएगी ट्रोजन वाली, और वो ट्रोजन वाली फाइल को क्या कर रहा होगा, वो खुद ही रिमूव करवा रहा होगा। ठीक है, समझ गए। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही हैं, लेकिन जब उनको डिसीजन लेना पड़ता है, मतलब कुछ ऐसी फाइल्स उसके बीच में आ रही हैं जो वायरस कंटेन कर रही है और मेरे सिस्टम के फाइल्स के लिए खतरा है, तब वो एज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर की तरह एक्टिवेट मतलब काम करता है, मतलब वो अपने आप फाइल्स को रिमूव करना और डिलीट करना शुरू कर देता है। क्लियर हो गया। तो ये था हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये तुम तीनों ने पढ़ लेना है इनको एक बार। ठीक है, एक बार इनको पढ़ लेना है कि कौन से सॉफ्टवेयर जो किस कैटेगरी के अंदर आते हैं। ठीक है, और जैसे आपका सिस्टम का MS वर्ड हो गया, तो MS वर्ड क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उसको डाउनलोड करोगे तब उसका काम कर सकते हो, यूज कर सकते हो। अगर डाउनलोड नहीं करोगे तो उसका काम नहीं करोगे, बाकी सिस्टम तो चलता रहेगा। ठीक है, तो इस तरह के जो सॉफ्टवेयर होंगे तुम्हारे पास, उनको हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पढ़ लेना। ठीक है, ऐसे करके कुछ भी नहीं है इनका भी, ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, अभी ये जो इंटरप्रेटर, असेंबलर, ये जो आते हैं तुम्हारे पास, कंपाइलर वगैरह, ये जो एग्जांपल है तुम्हारे पास, ये एग्जांपल मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा क्लास में पढ़ेंगे इसको हम। ठीक है, इसको हम क्लास में ही रीड आउट करेंगे, जिस दिन मैं तुम्हें बाइनरी बिट वाला कॉन्सेप्ट कराऊंगा उसी दिन हम इसको रीड आउट करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो तुम्हारे लिए मेन कॉन्सेप्ट आ रहा है, जहाँ पे तुम्हारे लिए क्वेश्चन बन सकते हैं और तुम्हारे डेली लाइफ के लिए भी उसको मतलब पता होना चाहिए उसके बारे में, वो है तुम्हारे पास क्या, ये ओपन सोर्स एंड प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। ठीक है, देखो ओपन सोर्स, ठीक है, अब देखो सॉफ्टवेयर कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं, वो तो हमने पढ़ लिए। लेकिन सॉफ्टवेयर भी देखो अलग से कैटेगराइज्ड है। ठीक है, मतलब सॉफ्टवेयर भी, कुछ सॉफ्टवेयर जो फ्री होंगे, ठीक है, जिनको आप फ्री यूज कर सकते हो, और कुछ सॉफ्टवेयर जिनको आप पैसे देके, मतलब पेड है, उनको आपको परचेज करना पड़ेगा उन सॉफ्टवेयर को। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 2 तरह के सॉफ्टवेयर बता रहा है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो देखो याद रखना कि जो भी सॉफ्टवेयर जो है, आप सीधा उसको यूज करो, डाउनलोड करो और यूज करो। ठीक है, मतलब वो ऐसे सॉफ्टवेयर जो बिल्कुल फ्री है, ठीक है, उनको हम बोलेंगे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, ओपन सोर्स मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर कि जिनको आप डाउनलोड कर सकते हो, उनको यूज कर सकते हो, और आपको थोड़ी बहुत कोडिंग का नॉलेज है तो उनकी जो कोडिंग वाली फाइल्स हैं, मतलब उस सॉफ्टवेयर में जो लिखी हुई फाइल्स हैं, उनको आप चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, उनमें आप मॉडिफिकेशंस भी कर सकते हो। ठीक है, उसकी कोडिंग वाली फाइल। और दूसरे होते हैं प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। ठीक है, मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर कि उन सॉफ्टवेयर को आप परचेज कर लोगे, ठीक है, उनको आप खरीद तो लोगे, ठीक है, लेकिन आप सिर्फ उन सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हो। आप अगर चाहते हो कि उन प्रोग्राम के, उन सॉफ्टवेयर के बीच की आप कोडिंग चेंज करना चाहो, तो वो आप कोडिंग चेंज नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो जो कोडिंग है वो सिर्फ और सिर्फ वो कंपनी ही चेंज कर सकती है। ठीक है, तो 2 तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक होते हैं फ्री सॉफ्टवेयर जिनको हम बोलते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जो फ्री भी होते हैं और साथ में ओपन सोर्स, मतलब उसके बीच में जो कोडिंग लिखी हुई है, अगर मुझे कुछ लग रहा है कि अच्छा इस सॉफ्टवेयर में ये चीज़ होनी चाहिए और मुझे कोडिंग आती है, तो मैं उस कोडिंग को चेंज करके उसमें अपनी कोडिंग डाल के भी उसको क्या कर सकता हूँ, दोबारा रीलॉन्च करा सकता हूँ। जो भी कंपनी है उनको मैं दोबारा सेंड कर सकता हूँ कि मुझे आपकी फाइल में ये बग वगैरह था। ठीक है, ये होते हैं मेरे फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, अगर बात करो पेड सॉफ्टवेयर, तो पेड सॉफ्टवेयर कैसे सॉफ्टवेयर होते हैं कि उनको आपको परचेज करना पड़ता है, पैसे देके परचेज करना पड़ता है, और परचेज करने के बाद आप उनकी जो फाइल्स होती हैं, ठीक है, उनकी जो कोडिंग फाइल्स होती हैं, आप उनको छेड़खानी नहीं कर सकते हो। ठीक है, वो हक सिर्फ और सिर्फ कंपनी के पास ही होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं तुम्हें, कुछ तुम्हें मिलता होगा प्ले स्टोर के ऊपर। देखो जैसे हमारे फोन में प्ले स्टोर होता है, तो वैसे यहाँ पे एक माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है। तो देखो इस पे कुछ एप्लीकेशन होंगी जो फ्री होंगी, कुछ एप्लीकेशन जो होंगी वो पेड होंगी। देखते रहना। ठीक है, जैसे अगर तुम्हें बताऊँ तो ये देखो, ठीक है, ये फ्री है, फ्री है, फ्री है, फ्री है, फ्री है, फ्री है, ये सारी ओपन सोर्स फाइल्स है फिलहाल के लिए। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आ जाएगा कुछ, अगर मैं गेमिंग में लिखता हूँ यहाँ पे, तो जैसे कि कुछ भी आ जाए जरा। ठीक है, ये देखो ऑन डाउन डाउन, जैसे इस पे क्लिक करूँगा तो ठीक है, अभी मुझे लगता है इसका ऑफर चला हुआ है तो मुझे फ्री में मिल रही है। ठीक है, जैसे मैं लिखूँ तो GTA, कोई परचेज वाली गेम मिल जाए बस।
ये भी फ्री है, ठीक है। तो 25 मिनट ठीक है, ये देखो आ गया पेड 3799, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह के सॉफ्टवेयर वगैरह मिल रहे हैं तुम्हें जो पेड हैं, तो वो होंगे तुम्हारे प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, और जो सॉफ्टवेयर फ्री हैं या फिर वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, मतलब फ्री है, ठीक है, तो वो सॉफ्टवेयर होंगे तुम्हारे पास ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है। जैसे तुम्हारा एंड्रॉयड है, ठीक है, एंड्रॉयड क्या है, एंड्रॉयड एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है, मतलब ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्लियर हो गया। तो ये तो तुम्हारे पास दो तरह के सॉफ्टवेयर। अब तुमने क्या करना है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, ठीक है, वो रीड कर लेना है, ठीक है, बस रीड करना है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस इनको रीड ही करना है, ठीक है, कि डिफरेंस बिटवीन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और प्राइवेट सॉफ्टवेयर, ठीक है जी। ये तुम्हें एमसीक्यूज के अंदर आ सकते हैं, क्लियर हो गया। अब देखो यार, जो तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है मोबाइल ऐप्स, ठीक है। यहाँ से तुम्हें क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है, यहाँ से तुम्हें क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। कुछ यहाँ पे मोबाइल एप्लीकेशंस के बारे में बताया गया है जो तुम्हें पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो यार, सबसे पहले तुम्हें जो एप्लीकेशन बताई गई है यहाँ पे, वो कौन सी एप्लीकेशन बताई गई है, वो है तुम्हारी भारत इंटरफेस फॉर मनी, ठीक है, भीम ऐप के बारे में बताया गया, ठीक है। तो देखो भीम ऐप क्या है कि एक यूपीआई है, ठीक है, दिस इज ए यूपीआई वाज डेवलप्ड बाय द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। देखो यूपीआई, ठीक है, यूपीआई की सबसे पहले आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए कि वो क्या होती है, वो होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है। किसने डेवलप की थी, वो डेवलप की थी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में, ठीक है। देखो यहाँ से 3 क्वेश्चन पहले बन गए कि यूपीआई की फुल फॉर्म क्या है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, किसने डेवलप की थी, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में, ठीक है। कब की थी इवेंट, वो की थी 2016 में, ठीक है, डिमोनेटाइजेशन के बाद में, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो किसने बनाई थी, मतलब किसके बाद बनी है, मतलब इसका जो नाम रखा गया था वो किसके नाम पे रखा गया था, वो रखा गया था भीमराव अंबेडकर जी के नाम के, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो मोबाइल एप्लीकेशन वाला जो टॉपिक है तुम्हारा, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे इसका मेन पर्पस क्या था, डिमोनेटाइजेशन के बाद, मतलब इसका मेन पर्पस ये था कि जब नोटबंदी आई थी, तो नोटबंदी के बाद जो है वो लोग जो वो कैशलेस की तरफ ज़्यादा, मतलब उसकी तरफ ज़्यादा जाएं, ठीक है, कैशलेस ट्रांजेक्शन की तरफ ज़्यादा मूव हो, ठीक है। इसलिए भीम का इन्होंने यूज़ किया था, भीम यूपीआई का इन्होंने डेवलप किया था, ठीक है। उस जब जिस टाइम पे चली थी, तो उस टाइम पे क्या था कि हर बंदे के ऊपर मतलब हर एक ट्रांजेक्शन के ऊपर सिर्फ 10,000 ही अलाउड था, ठीक है, एक ट्रांजेक्शन के ऊपर 10,000 ही अलाउड था, ठीक है। अब नेक्स्ट तरह की जो एप्लीकेशन होती है वो आती है माई जीओवी ऐप करके, ठीक है। तो देखो माई जीओवी ऐप क्या है, This app is a citizen engagement platform founded by the government of India to promote active participation of Indian citizens in the country governance and development, ठीक है जी। ये बोल रहा है कि MyGov ऐप का काम क्या है कि ये गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए प्लेटफॉर्म है, जिसमें कह सकता है कि भारत के नागरिक इस पर रजिस्टर कर सकते हैं और देख सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो कौन कौन से जो है वो जो उसके नई डेवलपमेंट है या गवर्नेंस है वो लॉन्च हो रही है, और उस पर अपनी जो वो बोल सकते हैं, अपनी राय वगैरह दे सकते हैं, ठीक है। लिखा है ना कि यूजर शैल अलाउड टू डिस्कस एंड कंट्रीब्यूट वेरियस गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स एंड प्लान्स, ठीक है जी। मतलब यहाँ पे जो होता है वो कस्टमर, जो भी हमारे सिटीजन है वो डिस्कस कर सकते हैं पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में और उनके प्लान्स के बारे में, वो कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एप्लीकेशन जो होती है तुम्हारे पास वो होती है IRCTC कनेक्ट ऐप, ठीक है। इस एप्लीकेशन का काम क्या है, ये जो है तुम्हारे पास ऑनलाइन बुकिंग का काम करती है रेलवेज के लिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे द इंडियन रेलवे हैड रिसेंटली लॉन्च्ड एन एंड्रॉइड ऐप टू मेक द टिकट बुकिंग प्रोसेस easier for the people when with the help of this app user can search book train ticket, usually user can view and cancel tickets, ठीक है जी। मतलब सिंपल सी एप्लीकेशन है ये। इसका मेन काम क्या है, जो रेलवे का यूज़ करते हैं उन पैसेंजर्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। इसमें क्या कर सकते हैं, वो अपनी टिकट को ऑनलाइन बुक करवा सकते हैं, साथ में उसको कैंसिल भी करा सकते हैं, साथ में उसमें मल्टीपल चीज़ें मतलब जो रेलवेज की क्वेरीज वगैरह होती है उनको भी वो देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिजी लॉकर ऐप, ठीक है। डिजी लॉकर ऐप यार वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है ये, ठीक है। अब देखो डिजी लॉकर ऐप पे क्या होता है कि जो भी तुम लोग क्या करते हो, मतलब एक क्लाउड की तरह काम करती है, ठीक है। क्लाउड का मतलब क्या होता है, एक स्टोरेज डिवाइस, लेकिन वो कैसी, वो तुम्हारी किसी न किसी ईमेल पे या तुम्हारे किसी न किसी नंबर के ऊपर रजिस्टर होगा, वो होगा तुम्हारी क्लाउड, ठीक। क्लाउड मतलब एक स्टोरेज डिवाइस होती है जो किसी सर्वर पे तुम्हारे डाटा को स्टोर करती है। मतलब तुम्हारा डाटा जो होगा वो तुम्हारे फोन पे नहीं होगा, वो किसी सर्वर पे होगा, मतलब तुम जब मर्जी चाहो उसको एक्सेस कर सकते हो अपने आईडी से और अपने पासवर्ड से, ठीक है। तो देखो डिजी लॉकर इज ए डिजिटल लॉकर सर्विस ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। डिजी लॉकर को कौन किसके अंडर आती है, वो आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, दैट एनेबल्स इंडियन सिटीजन टू स्टोर सर्टेन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स ऑन द क्लाउड, ठीक है जी। मतलब देखो यार, इसका मेन पर्पस क्या था बनाने का गवर्नमेंट का। देखो यार, जैसे कि मान के चलो कि मेरे डॉक्यूमेंट्स है या आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स है, 10th+2 आधार है
ना, ऐसे कोई डॉक्यूमेंट्स है आपके पास, ठीक है। अब मान के चलो कि किसी भी तरह की नेचुरल डिजास्टर आ गया, ठीक है, जैसे मान के चलो आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पे नेचुरल डिजास्टर आ गया और आपके पास इतना टाइम नहीं बचा कि आप अपने इंपोर्टेंट फॉर्म्स वगैरह को वहाँ से पिक कर सको, ठीक है, वो तो चलेगी अब फॉर्म्स, है ना। तो देखो डिजी लॉकर का मतलब क्या करता है कि अगर आपने इस डिजी लॉकर पे अपने फॉर्म्स वगैरह अपलोड कर रखे हैं, ठीक है, जैसे अपना आधार कार्ड, अपना ड्राइविंग लाइसेंस, अपने गाड़ी के कागज, ठीक है, अपने सर्टिफिकेट, जितने भी सर्टिफिकेट्स जो है वो इस पे अपने अपलोड कर रखे हैं, तो वो अपलोड होने के बाद वेरीफाइड होंगे, ठीक है। जैसे वेरीफाइड हो जाएंगे तब वो अपलोड हो जाएंगे। अब जैसे अपलोड हो जाएंगे तो उसका फायदा क्या होगा कि आप जब मर्जी चाहो, जैसे आपके डॉक्यूमेंट जो वो कहीं पे खराब भी हो गए, ठीक है, कुछ भी हो गया, तो आप उनको दोबारा डाउनलोड करके उनको दोबारा प्रिंट ले सकते हो, ठीक है, और ये बिल्कुल ही वेरीफाइड है, ठीक है। जैसे अगर आपके पास लाइसेंस घर पे रहेगी आपको और आपने अपलोड कर रखा है डिजी लॉकर पे, तो वो आपका लाइसेंस भी जो होगा वो डिजी लॉकर के साथ अगर आप पुलिस को दिखाओगे, ठीक है, तो वो वैलिड होगा। क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे आता है कि डिजी लॉकर आपको कितना स्पेस प्रोवाइड करवाता है, सिर्फ 1 GB का स्पेस प्रोवाइड करता है हर एक यूजर को, ठीक है। सिंगल यूजर के लिए 1 GB मिलता है डिजी लॉकर के ऊपर। 1 GB तक का आप अपना कोई भी डॉक्यूमेंट, 1 GB तक के आप अपना डॉक्टर डॉक्यूमेंट वहां पे डाल सकते हो, ठीक है, आधार कार्ड, जितने भी आपके सर्टिफिकेट हैं वो सारे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 GB ऑफ स्टोरेज स्पेस इज ऑफर टू यूजर टू स्टोर आइडेंटिफिकेशन कार्ड इशूड बाय द गवर्नमेंट एजेंसी, एजुकेशन सर्टिफिकेट्स, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, व्हीकल ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स एंड सम अदर डॉक्यूमेंट्स यूजर नीड टू पोजेस आधार कार्ड टू द यूजर, ठीक है जी। बोल रहा है कि आपको डिजी लॉकर को यूज करना पड़ेगा, तो अपने आधार कार्ड से लिंक करके उसको यूज करना पड़ेगा और इसमें आपके हर एक तरह के सर्टिफिकेट्स जो वो अपलोड कर सकते हैं, उसको बाद में यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये था हमारा डिजी लॉकर, ठीक है। नेक्स्ट आती है वोटर हेल्पलाइन एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये जो एप्लीकेशन थी वो बनी थी स्पेशल वोटिंग के लिए। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अपना वोटर ID कार्ड जनरेट करवा सकते हो या फिर उसमें कुछ अपडेशन वगैरह करनी तो वो कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आती है गर्व, ठीक है, गर्व एप्लीकेशन, ठीक है। तो गर्व एप्लीकेशन का मतलब क्या था, फुल फॉर्म थी इसकी ग्रामीण विद्युतीकरण, ठीक है जी, ऐप, ठीक है। ये एक सिंपल सी एप्लीकेशन है। इसमें क्या पता लगता है, इस एप्लीकेशन के अंदर अगर आप गर्व पे रजिस्टर करोगे जाके तो आपको बता देंगे कि टोटल इंडिया में कितने गांव तक, मतलब कहाँ तक जो इंडिया में कौन कौन से एरिया तक जो इंडिया में अभी तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंच चुकी है और ऐसे कौन से एरिया है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पहुंचना अभी बाकी है, ठीक है। तो इस टोटल इसने पूरा डाटा रखा होता अपने पास कंज्यूम करके कि पूरे इंडिया में से कहाँ कहाँ कौन कौन से एरिया जहाँ पे हमने इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई, कब पहुंचाई, ठीक है, तो कौन से एरिया है जहाँ पे अभी तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंची हुई है, ठीक है जी, विलेजेस वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट आती है तो हमारे पास वो आती है एम पासवर्ड सेवा, ठीक है, माई पासवर्ड सेवा। तो ये जो एक वेबसाइट है, ठीक है, जिसका नाम है www.passport.india.com, ठीक है, .gov.in करके, ठीक है। तो ये जो सर्विस तुम्हारे पास, ये जो तुम्हारे पास लिंक है, ठीक है, इस लिंक पे थ्रू कह सकते हो अपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई करवा सकते हो, ठीक है, उसको अपडेट कर सकते हो, ठीक है। लिखा हुआ है और किसके अंदर आती है ये सेवा, ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर ये पोर्टल आता है तुम्हारे पास, ठीक है। दिस इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे जो लाइन अंडरलाइन की हुई है इनको तुम लोगों ने थोड़ा ध्यान से देखना है, ठीक है। और साथ में एक और चीज याद रखनी है कि जो ये वाली पोर्टल है, ठीक है, जो एम पासवर्ड सेवा जो है वो किसके साथ है, वो पार्टनरशिप में है, किसके साथ, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, मतलब TCS के साथ क्या है ये पार्टनरशिप में, ठीक है। ये जो है एक गवर्नमेंट बॉडी है लेकिन प्राइवेट कंपनी के साथ क्या है, ये पार्टनरशिप में है। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट नंबर पे आती है ऑनलाइन RTI, ठीक है। तो अगर आपको ऑनलाइन जो RTI फाइल करनी है, ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट वाली फाइल जो किसी के खिलाफ वो करनी है, तुमने फाइल करनी है, ठीक है, तब तुम उसको यहाँ पे जाके पढ़ सकते हो कि तुम्हारे राइट्स क्या हैं इन्फॉर्मेशन के, ठीक है, जागरूकता के अधिकार करके तुम इस तरह से मान सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे जाती है तुम इसको बीच में पढ़ लेना जो भी इसमें डिफरेंस लिखे हुए हैं, ठीक है। मोटा मोटा रीडिंग करनी है, बस तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन कौन से एप्लीकेशन के क्या क्या काम है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट चीज़ तुम्हारे लिए आ रही है, ठीक है, अब देखो अगर तुमने पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा, ठीक है, तो तुमने पूरा चैप्टर नहीं पढ़ के पेपर के टाइम पे, ठीक है, ऐसे तो मोटी मोटी नजर मारी रहनी है, ठीक है। लेकिन अगर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो जब भी तुम्हारा एग्जाम होगा तो एग्जाम के टाइम पे तुम लोगों ने ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एग्जामिनेशन है, ठीक है, ये तो भाई पढ़ के ही जाने हैं, ठीक है, ये तो तुम्हारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे ये वाला हो गया, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे देखो, अगर तुम लोग लेसन नहीं भी पढ़ोगे ना तो कम से कम 80 पॉइंट तो तुम्हारे क्या है, ये तो इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं, ठीक है। फिर आगे इसकी भी एब्रीविएशंस आ गई, एब्रीविएशंस का मतलब फुल फॉर्म्स आ गई, ठीक है, ये भी तुम लोगों ने पढ़ लेनी है। फिर नेक्स्ट नंबर पे आ गया तुम्हारे पास MCQs, ठीक है। अगर तुम्हें अपने आप का टेस्ट लेना है तो ये तुम्हारे पास MCQs बन के आ चुके हैं और इन MCQs के तुम्हारे पास एंड में जो है वो रिजल्ट भी दे के रखे हुए हैं, ठीक है, मतलब आंसर दे रखे हैं, ठीक है।